नमस्कार, मैं दुर्गेश शर्मा। मेरी इस ऑनलाइन फिजिक्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम फिजिक्स की शुरुआत जो करते हैं वो फिजिक्स इंट्रोडक्शन क्लास से करते हैं। वैसे जो फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होती है वो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से होती है, मात्रक और विमाओं वाले चैप्टर से होती है, या फिर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिजिक्स को समझने से पहले आज की जो ये मेरी क्लास है वो है फिजिक्स इंट्रोडक्शन क्लास। चलो हम फिजिक्स इंट्रोडक्शन की क्लास करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम यही बात करेंगे कि फिजिक्स है क्या। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उससे पहले हमें साइंस की बात करनी होगी, जो कि हम बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। ये सारी चीजें साइंस से निकली हैं, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलो हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम इस प्रकृति में जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो राजनीति होती हो, चाहे वो खेती होती हो, चाहे वो खुदाई होती हो, चाहे वो इस पूरी नेचर का स्ट्रक्चर है, इसके अलावा जितनी भी चीजें जो भी घटना घटती हैं, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, अगर हम उसके बारे में थोड़ा क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं धीरे धीरे, मतलब जीरो से लेकर अगर हम हायर वैल्यू तक उसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करें तो उसी विज्ञान कहा जाता है। तो उसी तरीके से उसी से रिलेटेड ये है कि अगर हम बात करें तो प्रकृति का सुव्यवस्थित अध्ययन विज्ञान का विषय है। ठीक है, प्रकृति का अगर सुव्यवस्थित अध्ययन करें तो ये एक विषय है किसका, विज्ञान का। और अब हम सबसे पहले बात करें विज्ञान किसे कहते हैं। हम बात करें किसकी, विज्ञान की। तो देखो, इसकी परिभाषा से पहले हम देखें विज्ञान क्या है। जैसा कि बहुत छोटी क्लासों में हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, मेरी ये क्लासें हिंदी मीडियम में ही होंगी, इंग्लिश मीडियम की क्लासें मैं बाद में दूंगा। तो विज्ञान जैसा कि छोटी क्लासों में इसकी परिभाषा दी गई है, प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध जो अध्ययन है उसे ही विज्ञान कहा जाता है। लेकिन ये जो विज्ञान है कहां से आया उसके बारे में हम देखते हैं। तो विज्ञान की अगर हम बात करें तो बहुत साल पहले जो विज्ञान है, एक लेटिन वर्ड है सिंटिया। लेटिन वर्ड है सिंटिया, इसे सिंटिया कह सकते हैं। एक लेटिन वर्ड है सिंटिया, लेटिन वर्ड सिंटिया, जिसका हिंदी में जो अर्थ होता है जानना, या फिर हम इंग्लिश में कहें तो टू नो, मतलब जानना। तो बात करें विज्ञान क्या है, ये विज्ञान जो वर्ड है एक लेटिन वर्ड सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना। तो किसी भी चीज, इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में जानने को ही विज्ञान कहते हैं। मैंने अभी बताया था, चाहे वो राजनीति के बारे में हो तो राजनीति विज्ञान, अगर वो कृषि के बारे में हो तो कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस, अगर वो पौधों के बारे में हो तो बॉटनी या पादप विज्ञान, अगर वो शरीर के बारे में हो, जीवों के बारे में हो तो जीव विज्ञान, जूलॉजी की अगर हम बात करें। इसके अलावा अगर हम धरती के अंदर की बात करें तो भूगर्भ विज्ञान। इस तरीके से साइंस की बहुत सी ब्रांच है, लेकिन हम मेनली जो ब्रांच पढ़ते हैं वो ब्रांच होती हैं 3, जो कि हम 11th 12th पीएमटी आईआईटीज के बेस पर पढ़ते हैं। तो वो है जिसमें मैथमेटिक्स है, वो भी एक अलग टाइप की साइंस है, ठीक है, जो कि एक किसी का पार्ट है। लेकिन हम बात करें विज्ञान के अध्ययन की, जिसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, और उसमें आता है जो हम 11th 12th में पढ़ते हैं केमिस्ट्री। अगर हम छोटे छोटी अभिक्रियाओं और उसके बारे में बात करें, यौगिक और इनके बारे में बात करें तो वो है रसायन विज्ञान। अगर हम बात करें, मैंने बताया था पौधों के बारे में, या इसके अलावा शरीर के बारे में, या फिर हम बात करें मछली पालन के बारे में, मछलियों के बारे में, नस्लों के बारे में, तो एग्रीकल्चर साइंस और जीव विज्ञान, पादप विज्ञान में हम पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ बात जो कर रहे हैं वो है फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की। तो साइंस की बहुत सी ब्रांच हैं, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, पादप विज्ञान, कृषि विज्ञान,
राजनीतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ये सारी हैं। उसमें से एक ब्रांच ये भी है जो है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। मैंने बताया मैं अपनी क्लास बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत बेसिक है। किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन बहुत इतने बेसिक है। कभी कभार एक क्वेश्चंस किसी भी रीड जैसे एग्जामों में या बहुत ही बेसिक एग्जामों में इनसे कोई एक क्वेश्चन आता है, जो पूरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो अब बात करें भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स कहते हैं। चलो इसकी बात करें तो फिजिक्स, जो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स है, यह लिया गया है एक ग्रीक वर्ड से। एक ग्रीक वर्ड मतलब एक यूनानी शब्द से लिया गया है, और वो यूनानी शब्द है फ्यूसिस। तो इसका अर्थ क्या होता है? अगर यूनानियों ने इसका अर्थ बनाया तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है टू नेचर या टू अबाउट नेचर। अबाउट नेचर, या हम कह सकते हैं ओनली नेचर। संस्कृत में, हिंदी में बात की जाए तो इसका अर्थ होता है प्रकृति। तो प्रकृति ही फिजिक्स है। भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहा जाता है, इसे ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है अबाउट नेचर और नेचर, प्रकृति कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये है भौतिक विज्ञान। और हम बात करें भौतिक विज्ञान को परिभाषित कैसे किया गया है। इस दुनिया में, इस प्रकृति में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो ये पूरा वर्ल्ड हो, जल हो, थल हो, इसमें जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, हम कहें, या जितने भी डिजास्टर होते हैं, इन सभी का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं, फिजिक्स के अंडर में करते हैं। तो हम ये चीज देखेंगे। तो इसके आधार पर बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो मुख्य परिभाषाएं हैं उसमें एक परिभाषाएं बनती है, वो परिभाषा बनती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति व प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है। हम कहें तो इसकी परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति व, मैंने बताया ना, प्रकृति में जितने भी परिवर्तन होते हैं उनके मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, या हम कहें प्राकृतिक परिवर्तन। के मूल नियमों का जो अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक विज्ञान कहलाती है। मैंने बताया अगर हम भौतिक विज्ञान को देखें तो प्राकृतिक परिवर्तन, प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी है? जैसे आंधी आना, तूफान आना, भूकंप का आना, दिन होना, रात होना, सूर्य ग्रहण, अभी कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण पड़ा था, तो चंद्र ग्रहण, ये जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं उनके मूल नियमों का अध्ययन करते हैं, जो कि प्रायोगिक सत्यापन के रूप में करते हैं। पूरी फिजिक्स में हम ऐसा ही करेंगे, जिसका मैथमेटिकल एनालिसिस मतलब गणितीय विश्लेषण भी करेंगे और इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। और यही कारण है कि गणितीय विश्लेषण के आधार पर और थ्योरी के आधार पर, जो कि फॉर्मूले के रूप में होती है, तो इस वजह से थोड़ी सी जो फिजिक्स है, जैसा कि समझा जाता है, थोड़ी सी टफ पड़ती है। बाकी फिजिक्स मैंने बताया बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर समझा जाए, एक क्रमबद्ध तरीके से समझा जाए तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो ये इसकी परिभाषा है। हम इसकी बहुत दूसरी परिभाषा भी कह सकते हैं, जो कि मुख्य परिभाषाओं में है। और दूसरी परिभाषा की अगर बात करें तो वही विज्ञान की वह शाखा। अब देखो, जो हमारी दूसरी परिभाषा वो है पदार्थ से। इस पूरी प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, छोटे से बड़े, वो अन्योन्य क्रिया करते हैं।
जिसकी वजह से 11th 12th के बहुत से चैप्टर जो हैं वो हमारे बनेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर हम बात करें कोई भी पदार्थ जो कि परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है, इस पदार्थ में जो आवेश होते हैं रुकते हैं तो क्या प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे अगर हम बात करें आवेश रुकेंगे तो विद्युत क्षेत्र, चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र, और इसके अलावा त्वरित गति करेंगे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वो क्या करेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी पैदा करेंगे, रेडिएशन भी पैदा करेंगे, और उनकी वेलोसिटी, उनकी गति के आधार पर हम देखते हैं कि वो किस तरीके के विकिरण है, अल्फा बीटा गामा, ये सारी चीजें हैं। तो ये है इनकी अगर हम बात करें तो उसके आधार पर भी इसकी परिभाषा दी जा सकती है, जो कि बहुत मुख्य परिभाषा है, जो कि पूरे फिजिक्स को समावेश करती है। तो उसके आधार पर भी इसकी एक परिभाषा है। अगर हम उसको लिखें तो हम क्या कहेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें द्रव्य ऊर्जाओं मतलब जितने भी पदार्थ हों द्रव्य कहा जाता है, मैटर, ठीक है, जिनकी एनर्जी है, तो उनके द्रव्य ऊर्जाओं के भिन्न स्वरूपों वे द्रव्यों से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन जो किया जाता है वो भी फिजिक्स कहलाती है। मैंने बताया इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जब हम लगभग आधी फिजिक्स कर लेंगे, जब हम लगभग 11th की आधी फिजिक्स कर लेंगे तो कुछ चीजें हमें तब समझ में आएंगी, और जब हम 11th और 12th की फिजिक्स कर लेंगे तो हमें ये सारी चीजें समझ में आती हैं कि ये द्रव्य ऊर्जाएं क्या हैं और ये इनके विभिन्न स्वरूप क्या हैं और ये कैसे अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। और जब हम 11th या कुछ 12th पढ़ लेते हैं तो बहुत सी चीजें समझ में आती है। तो ये है, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर और द नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है वो हमारी क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। उसी तरीके से फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी about the all forms of energy and their interaction with matter, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं। तो ये चीज है, मैंने बताया मेरी हिंदी मीडियम की क्लास है, मेरी इंग्लिश मीडियम की क्लास जो कि इसी टाइप की होंगी, और मेरी जो IIT की क्लासेस भी होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। तो इंग्लिश में भी मैं ये जो मेरी क्लास होंगी वो अलग क्लासें होंगी जिसमें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो ये है परिभाषाएं, इसकी दो परिभाषाएं हैं जो कि मुख्य परिभाषाएं हैं, ठीक है, जिसे हम फिजिक्स को समझ सकते हैं। अब आती है टाइप्स ऑफ फिजिक्स, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ फिजिक्स। तो पहले इसको नोट कर लें। चलो अब इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया था। क्यों बांटा गया फिजिक्स को? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, जो जिस टाइम खोजी गई बिल्कुल उसी तरीके से। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खोजा गया और जिसमें चेंज हो रहा है। अब जैसे हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, ऑप्टिक्स की बात करते हैं, तो इसमें जैसा खोजा गया वैसा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खोजा गया उनकी वजह से बहुत कुछ चेंज हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले अगर हमने देखा तो सीडी आई थी, या सीडी से पहले वीसीआर आए थे, जैसा बहुत पुराने लोग समझ रहे होंगे। फिर वीसीपी आया था, उसमें एक ऑडियो कैसेट हुआ करती थी, एक रील हुआ करती थी, और उसको एक वीसीआर में लगाया करते थे, जिसकी वजह से हम जो है कोई मूवी देखा करते थे। इसके बाद एक ऑप्टिक्स वाला सिस्टम आया जिसे कम्पैक्ट सीडी कहा गया। फिर सीडी आई थी जिसके लिए सीडी प्लेयर होता था। सीडी प्लेयर्स में काफी स्क्रैच होते थे क्योंकि सारा ऑप्टिक्स मामला था, थोड़ी सी भी लाइट पड़ती थी तो खराब हो जाती थी सीडी, इसको अंधेरे में रखना पड़ता था। अब सीडी के बाद क्या आया? सीडी के बाद आया हमारे पास पेन ड्राइव आया। पेन ड्राइव बहुत छोटी मेमोरी की थी, फिर बहुत
बड़ी मेमोरी की आने लगी। सिस्टम ये हो गया कि साइज छोटा होता गया इंस्ट्रूमेंट का, डिवाइस का, लेकिन मेमोरी बढ़ती गई। और आज पेन ड्राइव की बात करें तो लगभग 64 जीबी 128 जीबी की पेन ड्राइव आ रही हैं। और हम अगर हार्ड डिस्क की बात करें, उसका साइज छोटा हो गया, पोर्टेबल हो चुकी हैं, और 2-2 5-5 टीबी टेराबाइट की हार्ड डिस्क आ चुकी हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण हुआ है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में और इससे पहले की जो फिजिक्स में कोई चेंज नहीं है, जो पहले से चल रही है, जिसको सिविल वाले पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, यांत्रिकी वाले जो पढ़ते हैं, वो है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स। जैसे क्लासिकल सॉन्ग हुआ करते थे, पुराने टाइप के सॉन्ग, ठीक है, और अब के जो सॉन्ग है वो मॉडर्न है, ठीक है। तो जैसे क्लासिक वालों की को भी मॉडर्न टाइप्स के जो सॉन्ग बनाए गए हैं, इसलिए मॉडर्न सॉन्ग। उसी तरीके से फिजिक्स को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, और वो है, सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ फिजिक्स। टाइप्स ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स 2 प्रकार की है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है एक चिरसम्मत भौतिकी, हिंदी में कहते हैं इसको चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। और जो दूसरा टाइप है वो है मॉडर्न फिजिक्स, या हम कहें आधुनिक भौतिकी। इसे कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चिरसम्मत भौतिकी। देखो, सन 1900 से पहले की जो भी भौतिकी का जो अध्ययन है, जितनी भी चीजें बनी थी, जितनी भी चीजें पढ़ी गई है, उनका जो अध्ययन कहलाता है वो चिरसम्मत भौतिकी के अंडर में आता है। सन 1900 से पहले, मैक्स प्लैंक की खोज से पहले, ठीक है। इसमें जो हमने इसकी ब्रांचें रखी हैं, जो हमारे चैप्टर भी बनेंगे, जिसे हम बहुत डिटेल से करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है, सबसे पहले जो आता है वो आता है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। वो आता है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। इसमें हम क्या करते हैं, वो सारे द्रव्य कण जो कि प्रकाश के वेग से कम वेग से गति करें, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो यांत्रिकी, मैकेनिक्स के अंडर में किया जाता है, ठीक है। यांत्रिकी जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है, बहुत से चैप्टर इससे रिलेटेड हैं, और हम इसके अंडर में जो पढ़ें वो ये है, प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम वेग से गतिशील द्रव्य को कण की गति संबंधित घटनाओं को इसमें हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं प्रकाश के वेग, इसमें यहां लिख लेते हैं, प्रकाश के वेग की तुलना में, प्रकाश का वेग होता है लगभग 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इससे तेज वेग किसी भी चीज का नहीं होता, प्रकाश का वेग इतना ही होता है, और प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम वेग से गतिशील द्रव्य कणों का जो अध्ययन किया जाता है वो इसी के अंदर में किया जाता है। आज हमने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि हम बिना गाड़ी के कहीं जाते नहीं है, बिना गाड़ी के हमें बहुत दूर जाना मतलब लगभग असंभव सा हो चुका है। तो हम हवाई जहाज की गति की बात करें, चाहे हम एक छोटे से हम अपने खुद के चलने की बात करें, चाहे हम साइकिल की गति की बात करें, तो जितनी भी गति होती है इस दुनिया में, अगर वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम वेग से गतिशील कोई भी कण है, कोई भी द्रव्य है, तो उसको हम जो पढ़ेंगे, उसका जो अध्ययन करेंगे, वो हम मैकेनिक्स के अंडर में करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं गाड़ियों की स्पीड, गाड़ियों का चलना, गाड़ियों का मुड़ना,
ये सारी चीजें जो है वो इस ब्रांच के अंडर में सेट होती हैं। इस मैकेनिक्स के भी, ये जो मैकेनिक्स है इसके भी 3 पार्ट हैं जिसको हम टॉपिक में या फिर चैप्टर में अलग अलग पढ़ते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इस मैकेनिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक है स्टैटिक्स, जिसे हम हिंदी में स्थैतिकी कहते हैं। जितने भी पदार्थ जो गति नहीं करते हैं तो उसका जो अध्ययन हम है मैकेनिक्स की इस पार्ट में करते हैं, स्टैटिक स्थैतिकी में करते हैं। इसके बाद करते हैं डायनामिक्स। जो डायनामिक्स, जितने भी पदार्थ जो गति करते हैं, जितने भी पदार्थ गति करते हैं, इसे गति की विज्ञान या गतिकी कहते हैं, उसका अध्ययन हम डायनामिक्स के अंडर में करते हैं। 11th में ये चैप्टर है। और आगे अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, अगर हम बीएससी की बात करें तो भी काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जिसको हम मैकेनिक्स के अंडर पढ़ते हैं। और एक है तरल यांत्रिकी विज्ञान, तरल यांत्रिकी विज्ञान। तरल यांत्रिकी कह देते हैं, इसे फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। इसे हम कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जो चीजें जो लिक्विड फॉर्म में है, उसके जो कण गति करते हैं, उसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कई, जैसे सरफेस टेंशन वाला जो चैप्टर है वो इसी के अंडर में आता है। जिन्होंने 11th कर लिया वो समझ रहे होंगे। तो मैकेनिक्स, मैंने बताया प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम वेग से जो गतिशील, जितने भी द्रव्य कण, जितने पदार्थ जो गति करते हैं, उसका अध्ययन और उनकी घटनाओं से रिलेटेड हम जो अध्ययन करते हैं वो इस ब्रांच में करते हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके भी जो चैप्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम कोई भी चीज जो मैकेनिक्स में या तो वो चीज स्थिर रहेगी, स्टैटिक्स रहेगी, तो उसका अध्ययन स्थैतिकी में करते हैं। वो कब तक स्टैटिक रहेगी, ये उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं या कौन सा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक मेज जो रुकी हुई है वो कब तक रुकी रहेगी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगाए तो स्टैटिक से लगा हुआ। जो चीज रुकी है वो कैसे रुक सकती है या रुकी हुई है, जैसे एक मेज है, हम 4 पाए लगा देते हैं, वो रुकती है। एक अलमारी है, उसको हम बिल्कुल एक स्टैटिक खड़ा करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल उसके इक्वल फॉर्म में नीचे जो है बेस लगाते हैं। वो सारी चीजें हैं वो इसी के अंडर में आती है, स्टैटिक स्थैतिकी में आती है। तो कोई भी चीज जिसको हम रोक सकते हैं तो वो स्थैतिकी है। अगर कोई भी चीज चल रही है उसका अध्ययन गतिकी में करते हैं। और अगर कोई भी लिक्विड वाली चीज है, अगर वो गति करती है, रुकती है, तो उसका हम फ्लूइड मैकेनिक्स में उसका अध्ययन करते हैं, जो कि मैकेनिक्स की ब्रांच है या टॉपिक है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरी बात करते हैं चिरसम्मत भौतिकी में एक और विषय आता है, एक ब्रांच आती है, और वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स ये भी मैकेनिकल इंजीनियर वालों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीएससी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन एग्जामों में या फिर हम बात करें 11 से रिलेटेड जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बड़ा ही, हम कह सकते हैं, बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर, बहुत छोटी छोटी चीजों के रूप में इसे समझना पड़ता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं ऊष्मा, ताप व सूक्ष्म कणों से बने जो निकाय होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उनमें गति का जो अध्ययन करते हैं। तो हम इसको कहें, इसकी परिभाषा में कहें ऊष्मा ताप। ऊष्मा मतलब हीट, ऊष्मा ताप मतलब टेम्परेचर, ऊष्मा ताप व सूक्ष्म कणों से बने निकाय का अध्ययन हम इस विषय के अंतर्गत करते हैं। सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है वो इसके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भरी जाती है। एक मोटरसाइकिल जो गति करती है वो पिस्टन के चलने से गति करती है। उसके अंदर जो पेट्रोल भरा जाता है, उस पेट्रोल जो पिस्टन है, जब पेट्रोल को जलाया जाता है और पिस्टन जो चलता है तो कैसे मोटरसाइकिल गति करती है, वो सारी चीजें हमारी थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में आती है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद हम बात करें तो तीसरा नंबर जो है वो है हमारे पास प्रकाश की। ये भी तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, प्रकाश की चैप्टर, प्रकाश की।
सॉरी, इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स को कहते हैं ऊष्मागतिकी। फिर तीसरा जो नंबर है वो है प्रकाश की, जिसे इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहा जाता है। 10th में काफी अच्छा चैप्टर था जिसमें तुमने किरण डायग्राम मतलब रेज डायग्राम बनाए थे, किरण डायग्राम बनाए थे, लेंस पढ़ा था, इसके अलावा तुमने दर्पण पढ़ा था, वो सारा इसी से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बात 12th की करेंगे या फिर हम बात IIT की करेंगे या हम हायर क्लासों की बात करेंगे तो उसमें काफी अच्छे तरीके से चैप्टर दे रखा है, काफी डिटेल से दे रखा है, जिसमें हम सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कैसग्रेन मतलब जो दूरदर्शी है, या इसके अलावा भी हम जो इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, जो सारी चीजें हम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। 10वीं में तो इतना नहीं है, तो 10th क्लास में हमने जो ऑप्टिक्स पढ़ा है उसके बेस पर हम देख सकते हैं प्रकाश की ऑप्टिक्स। तो प्रकाशीय घटनाओं व इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मुझे दिख रहा है तो इस प्रकाश की वजह से दिख रहा है, और अलग अलग जीवों को अलग अलग तरीकों से दिख सकता है। इस प्रकाश में 7 रंग हैं, मुझे सफेद ही दिख रहा है। इस सफेद रंग जो कि 7 रंगों में बटा हुआ है उसको अलग अलग रंग से किस प्रकार देखा जा सकता है। एक छोटी चीज को बड़ा कैसे देखा जा सकता है, बड़ी चीज को छोटा कैसे देखा जाता है, इसके अलावा दूर की चीजों को पास में कैसे देखा जाता है, ये जो सारी चीजें हैं वो इससे रिलेटेड हैं। और इसी से संबंधित एक नैनो टेक्नोलॉजी ब्रांच भी आई है, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी में इस ऑप्टिक्स को इनबिल्ड किया गया है और बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बने हैं, जो कि एक नैनो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस, जो कि आज की 2050 आफ्टर 2050 के बाद का जो सब्जेक्ट बना है। तो मैंने बताया काफी चीजें हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं। उसमें कुछ मॉडर्न फिजिक्स जो है वो घुसाई गई है और कुछ ये क्लासिकल फिजिक्स है, दोनों का इनबिल्ड करने के बाद एक अच्छी चीजें बनाई गई हैं जो कि फिजिक्स के अंडर में आती हैं, जो कि आगे आती हैं, एडवांस फिजिक्स में आती हैं। चलो हम इसकी बात करते हैं। इसको भी 2 भागों में हमने बांटा हुआ है प्रकाश फिजिक्स। एक होती है रेज ऑप्टिक्स जो तुमने 10वीं में पढ़ी, एक होती है वेव्स ऑप्टिक्स, इसको हम 11th में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। रेज ऑप्टिक्स है किरण प्रकाश की। एक किरण कैसे जाती है कि हमें दिखता है, एक किरण कैसे जाती है कि छोटी चीजों को बड़ी देखा जाता है, एक किरण कैसे जाती है कि हम दूर की चीजों को बड़े पास देख लेते हैं, जैसे लेंस और ये सारी चीजें हैं। तो वो है किरण प्रकाश की, जो कि हमने 10th में पढ़ा था, वो किरण प्रकाश की के रूप में पढ़ा है। वेव्स ऑफ ऑप्टिक्स है तरंगे, जो तरंगे चलती हैं, जो प्रकाशीय तरंगे चलती हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, वो है तरंगे। जरूरी नहीं है जो तरंगे हैं वो प्रकाश की हों, वो ध्वनि की तरंगे भी हो सकती हैं, लेकिन वो एक अलग है। लेकिन हम बात करते हैं केवल प्रकाशीय तरंगों की, तो हम यहां पर तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे, तरंग प्रकाश की। इससे रिलेटेड भी जो चैप्टर हैं वो 12th में है, ठीक है। इसके बाद इस क्लासिकल फिजिक्स में बहुत से टॉपिक हैं। अगर हम इसके बाद की भी बात करें तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास तरंग गति, वेव मोशन, ठीक है। इसमें हम तरंगों के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं और अध्यारोपण के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, मतलब तरंग गति। तो अब बात करते हैं, चौथा नंबर यहां आ जाएगा, चौथा नंबर यहां लिख देते हैं, तरंग गति। देखो तरंगों का अभी मैंने बताया तरंग प्रकाशिकी के बारे में, लेकिन तरंग जब गति करते हैं जरूरी नहीं है वो तरंगों की गति प्रकाशीय तरंगों की गति हो सकती है, वो ध्वनि तरंगों की भी गति हो सकती है। जैसे जो मुझे सुनाई देता है वो तरंगों की वजह से सुनाई देता है। मैं बहुत तेज आवाज किसी को मारूंगा तो सुनेगा, धीरे आवाज मारूंगा तो सुनेगा, तुम्हें पता है इस तरीके से आवाज करूंगा तो सुनेगा। एक अलग अलग इंटेंसिटी है आवाज की। एक बस जो मेरे पास आती है उसका हॉर्न कुछ और तरीके से सुनाई देता है, जब मुझसे दूर जाती है तो कुछ और तरीके से सुनाई देता है। जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो उसकी ध्वनि एक अलग होती है, दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसकी ध्वनि अलग होती है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। या हम कहें एक बांसुरी है, उसको बजाया जाता है, दोनों तरफ से खुली हुई है तो उसकी ध्वनि अलग होती है, और एक सिरा बंद और एक सिरा खुला हुआ होता है तो उसकी ध्वनि अलग होती है। तो जितने भी हमारे गाने बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें बजाया जाता है वो भी हमारे पास इन तरंगों, इस वेव मोशन, तरंग गति चैप्टर से रिलेटेड है। वेव मोशन हम बात करें तो वेव मोशन,
और हम कहें तो इसमें हम तरंगों की गति के गुणधर्म और जब आपस में तरंगे एक दूसरे से मिल जाएंगी, जैसा कि संगीत में होता है, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने बताया मेरी ये वीडियो बड़ी जरूर हो सकती है कि इंट्रोडक्शन क्लास है। इस इंट्रोडक्शन की क्लास के बाद 30-30 मिनट की क्लासें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। इसके बाद जो मेरी क्लासें कल होंगी उस क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है, और जब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आता, और मैंने बताया हर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो सीयू एंट्रेंस की बात हो, चाहे वो हमारे पास अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की बात हो, जैसे अगर हम बात करें बनारस हिंदू BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद, या फिर हम डिफेंस की बात करें तो फिक्स हैं 2 क्वेश्चन जो कि गुणांक से रिलेटेड आते ही आते हैं। मैं वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन हमेशा आएंगे। 20 से 25 में जो डायमेंशन बताता हूं उससे हमेशा आई है, लेकिन हम बात सारी डायमेंशनों को बनाने की बात करेंगे जो कि कल है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं, तब तक ये नोट करो इसके बाद हम एक और बात कर लेते हैं, क्योंकि 12th में लगभग 8 से 10 चैप्टर इसी से रिलेटेड हैं। तो इस चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स में एक ब्रांच और है। मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि यहीं आ जाएगा, उसमें एक ब्रांच की और बात करूंगा। तो एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे हम विद्युत चुंबकी कहते हैं। विद्युत चुंबकी, विद्युत के कारण चुंबकीय गुण पैदा होते हैं और चुंबकीय गुणों में परिवर्तन के कारण विद्युत पैदा होती है, एक दूसरे के पूरक है। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। जब पर्टिकुलर इस चैप्टरों में हम आएंगे, 12th के इन चैप्टरों में आएंगे, तब इस स्टोरी को बताएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकी, और इसमें हम बात करेंगे एक आवेश जो स्थिर रहता है, एक आवेश जो चलने लगता है, एक आवेश जब वो चलता है तो वो कैसे गुणों को दर्शाता है, कैसे चुंबकीय गुण पैदा करता है, और कैसे जब चुंबकीय गुण पैदा करते हैं तो उसमें हम जब परिवर्तन करते हैं तो उसमें कैसे विद्युत पैदा होती है, जिसमें विद्युत मोटर, जनरेटर, ये सारे काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसके अंडर में करते हैं। मैंने बताया 12th में लगभग 10 जो चैप्टर है, वैसे तो पूरी 12th जो है वो चार्ज पर टिकी, आवेशों पर टिकी हुई है, लेकिन लगभग 9 से 10 चैप्टर इस ब्रांच से रिलेटेड है जो कि क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, तो हम बात करें इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, करंट की, इलेक्ट्रिसिटी, करंट कैसे, करंट भी इसी के अंडर में पैदा होती है, और जब करंट पैदा होती है तो सीधी सी बात है चुंबकीय गुण भी पैदा होते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रिसिटी, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो है सारी चीजें वो इस ब्रांच के अंदर में की जाती है। तो आज जो है वो मैंने क्लासिकल फिजिक्स की बात की है, चिरसम्मत भौतिकी की बात की है, और भी इसमें काफी ब्रांच है, लेकिन ये जितनी भी मैंने अभी बताए हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, हमारी जो 11th और 12th है, 11th 12th में जो क्लासिकल फिजिक्स के जितने भी चैप्टर या टॉपिक आते हैं वो सारे इसी से रिलेटेड है। जो इसके बाद की जो वीडियो होगी वो होगी हमारी मॉडर्न फिजिक्स की, जिसमें कुछ एडवांस चीजें भी मैं तुम्हें बताऊंगा। मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स के बाद हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, जिसमें से जितने भी कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसकी भी हम बात करेंगे। उसके अलग से न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छी न्यूमेरिकल का पोर्शन करेंगे। मैंने बताया है बहुत अच्छी किताब है यूनिवर्सल, ठीक है, बहुत बेसिक किताब है। उस बेसिक किताब में
अगर हम 11th में या 12th में या आफ्टर 12th की बात करें तो जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम, छोटे से कंपटीशन एग्जामों की बात कर रहे हैं, जो एक डिफेंस का एग्जाम देना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सल जो बुक है वो इनफ है। रही IITs की बात, तो IITs या नीट या मैंने बताया, तो मेरी इस क्लास में स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप की क्लास भी होगी। बहुत से स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया में 50 से भी बहुत कम सीटें होती हैं, बहुत अच्छी जॉब है, उससे भी रिलेटेड है, जिसमें साइंस के अलावा भी काफी अच्छे सब्जेक्ट आते हैं, तो हम उसकी बात भी करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, और उसके बाद हम जो बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की, वो बात करेंगे इसकी क्लास में। धन्यवाद।